हाय गाइस, वेलकम टू सिक्योर शॉर्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो चलिए संविधान को समझते हैं। संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का ऐसा आधारभूत कानून जिसके द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए, उससे संविधान कहते हैं। अर्थात किसी देश का ऐसा आधारभूत कानून जिसके द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए या उस देश को चलाया जाता है, उससे हम संविधान कहते हैं। अर्थात यह एक थ्योरी है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए सिद्धांत लिखे होते हैं। संविधान क्या है? एक थ्योरी है जिसमें उस देश को चलाने के नियम और कानून या कहें कि सिद्धांत लिखे होते हैं। तो समझेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि एक तरह की थ्योरी है। अब समझते हैं कि पॉलिटी क्या होता है। तो समझे पॉलिटी, जब इन लिखे हुए सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है तो यह राज्य व्यवस्था कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात जब लिखे हुए नियम और कानूनों को हम अप्लाई करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। समझे गाइस? पॉलिटी क्या होती है कि जब लिखे हुए सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाए तो उसे हम पॉलिटी कहते हैं। या कहीं कि लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन को जब व्यवहार में लाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक गाइस? तो चलिए समझते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट, राज्य क्या होता है। अकॉर्डिंग टू गार्नर, गार्नर एक थिंकर हैं जिन्होंने किसी स्टेट की 4 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता है एक डिफाइंड एरिया हो। कोई भी स्टेट होगा उसका एक डिफाइंड एरिया होगा, एक निश्चित भूभाग होगा कि आपकी सीमाएं यहाँ तक हैं। दूसरा, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, उस एरिया में जनसंख्या रहती हो। थर्ड विशेषता क्या है कि गवर्नमेंट, और उस जनसंख्या पर राज करने वाली एक सरकार हो। चौथा है सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, और वह गवर्नमेंट अपने निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र हो, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो चाहे वो बाह्य निर्णय हो। तो समझा हमने 4 विशेषताएं बताई: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार एवं संप्रभुता। चलिए अब हम देखते हैं। तो हम ऐसे समझते हैं ग्राफ के द्वारा। तो गार्नर ने किस तरह से विशेषताएं बताई हैं? तो पहली विशेषता गार्नर ने बताई है एक निश्चित भूभाग किसी भी राज्य का। दूसरा, उस भूभाग पर रहने वाली एक जनसंख्या। तीसरा, एक सरकार हो जो उस पर राज करती हो या शासन करती हो। चौथा, वह सरकार पूरी तरह से संप्रभु हो, मतलब अपने निर्णय अंदर, देश के अंदर और देश के बाहर दोनों तरह से वह अपने निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र हो। उसे हम कहेंगे उसे हम सोवरेनिटी कहते हैं, जब कोई अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। तो समझेगा इस गार्नर ने 4 विशेषताएं बताई। पहली, निश्चित भूभाग। दूसरा, जनसंख्या। तीसरा है सरकार या गवर्नमेंट। और चौथा है संप्रभुता। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? तो एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या भारत एक स्टेट है। तो 4 विशेषताएं देखते हैं भारत की। पहला, भारत का एक निश्चित भूभाग। जी बिल्कुल, भारत का एक निश्चित भूभाग है। दूसरा, भारत सरकार भी है। तीसरा, जनसंख्या भी है। और भारत एक संप्रभु भी है। भारत देश के अंदर, देश के बाहर हर तरह से निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक राज्य है। क्या है? भारत एक राज्य है, क्योंकि भारत के अंदर ये 4 विशेषताएं हैं। अब हम समझे कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी भारत एक राज्य है, तो फिर यूपी, एमपी, बिहार ये क्या है? अगर भारत एक राज्य है तो यूपी, एमपी, बिहार क्या है? तो समझते हैं गाइस। यूपी, एमपी, बिहार में 3 विशेषताएं तो हैं, लेकिन चौथी विशेषता इनके पास सोवरेनिटी नहीं है। ये अपने राज्य के अंदर तो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन राज्य के बाहर निर्णय नहीं ले सकते। वहाँ केवल केंद्र सरकार निर्णय लेती है। समझे गाइस? गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
आपको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अब हम समझते हैं कि गार्डनर की थ्योरी के अनुसार ये राज्य नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में इन्हें प्रांत लिख दिया गया है। अब ये गार्डनर की थ्योरी के अनुसार ये राज्य तो नहीं हुए, तो ये है क्या? तो भारतीय संविधान में इनको प्रांत लिख दिया गया है। जब भारत का संविधान बना तो इनको राज्य नाम दिया गया तथा इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का संघ। तो ये अगर राज्य नहीं थे गवर्नर के अनुसार तो क्या थे? प्रांत। लेकिन संविधान में इन्हें राज्य लिख दिया गया तो इसलिए इन्हें राज्य बोलते हैं, और इंडिया को लिखा गया यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का संघ। क्या भारत एक राज्य है? यस, राज्य है। संविधान के अनुसार भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्य नहीं है। क्या है? राज्यों का संघ है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की परिभाषा क्या होती है? पहले परिभाषा देख लेते हैं। एक ऐसी संस्था जो अपने नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए कार्य करे, उसे हम क्या कहेंगे? गवर्नमेंट या सरकार। भाई सरकार का कार्य क्या होता है? हमारे कल्याण और विकास के लिए कार्य करना। कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि सरकार के संगठन क्या होते हैं। सरकार के मोस्टली 3 संगठन होते हैं। अगर हम परंपरागत रूप से राजनीतिक विज्ञान के अकॉर्डिंग देखें तो सरकार के 3 संगठन होते हैं। पहला हम देखते हैं लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका। विधायिका का कार्य क्या होता है? टू मेक द लॉ, कानून बनाना। जो भी हमारे देश में कानून बनते हैं वो कौन बनाता है? विधायिका। ठीक। सेकंड है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का कार्य क्या होता है? टू एग्जीक्यूट द लॉ, कानूनों का क्रियान्वयन। अर्थात जो भी कार्यपालिका कानून बनाएगी उन्हें लागू कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। उनका क्रियान्वयन कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। और थर्ड देखते हैं हम जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? टू प्रोटेक्ट द लॉ। क्या है? जुडिशरी का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट द लॉ, कानूनों का संरक्षण। जब कार्यपालिका कोई कानून बनाएगी तो एग्जीक्यूटिव उन्हें लागू करेगी, और जुडिशरी यह देखेगी कि भाई कोई इन कानूनों का हनन तो नहीं कर रहा है। अगर हनन करेगा तो फिर न्यायपालिका उसे जस्टिफाई करेगी कि हाँ भाई ये सही है और ये गलत है। ठीक गाइस, आपको समझ में आया कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है? टू मेक द लॉ, सॉरी लेजिस्लेटिव क्या होती है? टू मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव। ओके, अब हम थोड़ा ग्राफ से देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो 3 अंग हैं या संगठन हैं वो किस प्रकार हैं। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट, तो इसका जो पहला अंग है या संगठन है उसे क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव यानी विधायिका। क्या कहेंगे? विधायिका। और विधायिका का कार्य क्या है? टू मेक द लॉ, कानूनों का निर्माण करना। ठीक। पहला क्या है? विधायिका यानी कि जो कानून बनाती है। ठीक गाइस, तो लेजिस्लेटिव का कार्य है कानून बनाना। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का कार्य है टू एग्जीक्यूट द लॉ यानी कानूनों का क्रियान्वयन। जो विधायिका द्वारा कानून बनाए गए हैं, कार्यपालिका का कार्य है उन्हें लागू करना। ठीक गाइस, समझ रहे आप लोग? लेजिस्लेटिव कानून बनाती है, विधायिका उन कानूनों को लागू करती है। ये 2 जो मेन अंग है सरकार के वो आपने समझे। तीसरा देखते हैं जुडिशरी। जो कानून लागू किया जाएगा फिर जुडिशरी उसे चेक करेगी कि हाँ भाई ये ठीक है या ये गलत है। समझे? टू प्रोटेक्ट द लॉ, कानूनों का संरक्षण। मेक द लॉ, एग्जीक्यूट द लॉ एंड प्रोटेक्ट द लॉ। 3 चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप लोगों को आनी चाहिए। आप लोगों से ये नहीं कि एग्ज़ाम में ही आएगा। एग्ज़ाम में तो ये आता ही आता है, लेकिन अगर कोई आसपास वाला भी पूछ लेता है तो हम बता नहीं पाते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी सरकार को अच्छे कार्य करने के लिए तीनों संस्थाओं का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार को अच्छे से कार्य करना है तो इन तीनों संस्थाओं का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर विधायिका अच्छे से कानून नहीं बनाएगी तो कार्यपालिका उन्हें लागू क्या करेगी? मान लो कि अगर कोई कानून ही नहीं बनता है तो एग्जीक्यूटिव भाई लागू क्या करेगी उनको? है कि नहीं? जब किसी के लाभ के लिए कानून नहीं बनेगा। और या फिर हम देखते हैं कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका अच्छे से लागू नहीं करती है तो फिर जुडिशरी उसे जस्टिफाई करती है कि भाई कानून तो बन गए, आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं लागू करने में? या कोई गलत कानून बना है
तो आप इसे लागू क्यों कर रहे हैं? अब देखते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में सरकार के 3 पिलर बताए गए थे, लेकिन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में चौथा पिलर भी जुड़ गया है, जिसे हम कहते हैं मीडिया। मीडिया को तो आप सब लोग जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ मीडिया क्या होता है। भारतीय नागरिकों के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाती है। यह सरकार और नागरिकों के बीच क्या करती है? मीडिएटर की भूमिका निभाती है। मतलब सरकार की बातें जनता को बताती है, जनता की बातें सरकार को बताती है। यह सरकारी नीतियों के बारे में, उनकी कमियों के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में जनता को बताती है मीडिया। और जो जनता की इच्छाएं हैं, हाँ भाई जनता को ये चीज़ चाहिए, ये इस चीज़ की कमी है, तो वो भी जाकर ये सरकार को बनाते हैं। और हम इसी तरह हम कह सकते हैं कि यह क्या करती है? यह एक मीडिएटर की तरह कार्य करती है। मीडिया को तो हम सब जो लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया भी है जिसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के प्रकार। होप गाइस आपको क्लियर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो सॉरी, अगली वीडियो में हम बेस्ट करेंगे। सरकार के प्रकार, तो सरकार 2 प्रकार की होती है। पहला ऑटोक्रेसी यानी कि राजतंत्र, ठीक, और दूसरा डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। तो ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि रूल ऑफ किंग, ऑटोक्रेसी में रूल ऑफ किंग, केवल राजा का ही शासन होता है। ऑटोक्रेसी में गाइस क्या होता है? रूल ऑफ किंग, यानी कि राजा ही सब कुछ होता है। इसमें जो तीनों अंग होते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल पावर, जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो राजा में निहित होती हैं। ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि जो जितनी भी शक्तियाँ होंगी कानून बनाने की, कानून को लागू करने की, वो सब क्या होगी? राजा में निहित होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें तीनों अलग अलग नहीं होते, केवल एक व्यक्ति के पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं। वह जब चाहे लॉ बना दे, जब चाहे लागू कर दे, और जिसे चाहे वो सही ठहरा दे, जिसे चाहे वो गलत ठहरा दे। तो हम यही बात कर रहे हैं कि तीनों शक्तियाँ राजा में निहित होती हैं और हर फैसला राजा ही लेता है। अब हम समझते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही डेमोक्रेसी कहलाता है। गाइस डेमोक्रेसी क्या कहलाता है? जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी। ये सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत पर यह आधारित है। पृथक्करण का सिद्धांत मतलब शक्तियाँ जो होती हैं वो अलग अलग संस्थाओं के पास होते हैं, किसी एक के पास नहीं होती। मतलब विधायिका के पास अलग अपनी शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका के पास अलग अपनी शक्तियाँ हैं, और जुडिशरी के पास अलग अपनी शक्तियाँ हैं। यह तीनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं और स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। कोई भी एक दूसरे के कार्य में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समझेगा? इस सरकार के 2 प्रकार को होते हैं, ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सारी की सारी राजा के पास होती हैं, और विधायिका हो, कार्यपालिका हो, जुडिशरी हो। लेकिन डेमोक्रेसी में जो शक्तियाँ होती हैं वो पृथक संस्थाओं के पास होती हैं, अलग अलग संस्थाओं के पास होती हैं, और वह पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं अपने अपने निर्णय लेने में। कोई भी एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और अगर कुछ गलत होता है तो उसमें फिर ये जुडिशरी फिर है हमारी, जो हमारे जो लॉ को प्रोटेक्ट करती है हमारे। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।